और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 1000 करोड़ की लागत से तैयार भारत का चंद्रयान मिशन 2 लॉन्चिंग से महज 56 मिनट 24 सेकंड पहले ही रोक दिया गया। इसको आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से आज तड़के 2:51 पर रवाना होना था, लेकिन लॉन्चिंग के 56 मिनट 24 सेकंड पहले इसकी काउंटडाउन रोक दी गई। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि किसी तकनीकी वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रोकी गई है और लॉन्चिंग की जो नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। बता दें कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश पर उस पर नजरें थी और इसके सफल होने के साथ ही भारत के अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ जाता। इस मिशन के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाता। हालांकि अब इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये चंद्रयान मिशन 2 जो है फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये मिशन जो महत्वाकांक्षी मिशन था उसे रोक दिया गया, जिस पर पूरे देश की नजर थी। एक बड़ा दिन था, 2:51 पर इसे लॉन्च होना था, लेकिन आपको बता दें कि पहले ही इसे जो है तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया। हालांकि अब इसकी जो अगली तारीख है वो उसकी घोषणा होना बाकी है। उसके बाद फिर से इस मिशन को शुरू किया जाएगा। यह इतिहास में एक बड़ा कदम था, स्वर्णिम पन्ना इसमें जुड़ जाता अगर यह मिशन सफल हो जाता। आपको बता दें कि भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाता। हालांकि अब इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। तो यह बड़ा मिशन चंद्रयान 2 फिलहाल रोक दिया गया है। As a measure of abundant precaution, Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. तो आपको बता दें कि तकनीकी कारणों से लॉन्चिंग रोक दी गई और फिर से इसके तारीख का ऐलान होगा। रात 2:51 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी वजह से आपको बता दें कि 56 मिनट 24 सेकंड पहले इस लॉन्चिंग को रोक दिया गया। अब इसकी नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान 2 के ऊपर पूरे देश की नजर थी। हालांकि इसे रोक दिया गया है, अब अगली तारीख का इंतजार है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी जो इसको रद्द करना पड़ा? बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी लॉन्च के, एंड अभी इसरो ने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो डेटा लाइव नहीं बताते हैं, लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या पर्टिकुलर इशू आया था। एंड जब भी बताएंगे तो हमें तब पता चल ही जाएगा। इसको आज के लिए कॉल ऑफ किया गया है। अब अगली तारीख जैसा कि इसरो ने बताया कि वो ज़रूर बताएंगे, जल्दी ऐलान करेंगे, लेकिन आम तौर पर आपको क्या लगता है कि कितने दिन में दोबारा से इसकी लॉन्चिंग डेट आ सकती है? जी, एक्चुअली इसका 14 दिन का जो काम था और रोवर का, वो 14 दिन उसको बराबर सनलाइट मिलनी चाहिए। तो अगर आज नहीं हो पाया है तो इसका मतलब एक दिन तो कम हो गया। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम एक दिन भी कम रिसर्च करें वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब इतनी इन्वेस्टमेंट करी है तो हम 13 दिन वहाँ सिर्फ 13 दिन के लिए नहीं जाएंगे, हमें पूरे 14 दिन ही चाहिए। हम कोशिश तो यही करेंगे ना। तो अगर एक दिन का भी लैग आता है तो आई थिंक मैं पर्सनल अगर बताऊं तो वो 2 हफ्ते डिले होना चाहिए, लेकिन इसरो ही डिसाइड करेगा कि इस समय उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बहुत सेंसिटिव ये मिशन होता है, तो क्या लगता है कि इसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए? क्या यही नज़र में रहता है? एब्सोल्युटली। अगर हमें अपनी नज़र में कुछ आ रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई गलती होने वाली है या हो सकती है, तो हम उसको अवॉइड ही करना चाहेंगे हर मोमेंट पे। रॉकेट साइंस इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और जब भी वो कुछ भी छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच आता है तो हम चाहते हैं कि उसको पहले फिनिश करें, अपनी तरफ से ख़त्म करें, अवॉइड करें, एंड देन हम लॉन्च करें। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम पैमाने को मद्देनज़र रखते हुए फिर लॉन्च करेंगे। तो पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था मिशन चंद्रयान 2 को लेकर। माफ कीजिएगा, इसरो ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से
तकनीकी खराबी की वजह से मिशन चंद्रयान 2 को रोक दिया गया और आज 2:51 पर इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पूरे देश की नज़र थी इस पर और इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि एग्जैक्टली क्या वजह है वो अभी साफ नहीं हो पाया है और अब एक दूसरी तारीख तय होगी जिस पर फिर से मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। और अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड ने आखिरकार आईसीसी विश्व कप जीत लिया है। आपको बता दें कि धड़क ने रोक देने वाले इस मुकाबले में आखिरी गेंद और फिर सुपर ओवर तक चले मुकाबले में दोनों टीमें बराबर रहीं, लेकिन इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री लगाकर यह मुकाबला जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 241 रन ही बना सकी। इसके बाद सुपर ओवर में मुकाबला गया, जहां पर दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए और इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। यह पहली बार है जब वर्ल्ड कप का फाइनल टाई रहा और सुपर ओवर तक का यह मुकाबला गया। इसके साथ ही इंग्लैंड वनडे विश्व कप जीतने वाला छठा देश है। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो इंग्लैंड के लिए बड़ा दिन, पहली बार विश्व विजेता बना है। बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। आपको बता दें कि जो पहले 50 ओवर हुए उसमें मैच टाई हो गया था। उसके बाद मुकाबला सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर में भी टाई रहा मैच और उसके बाद सबसे ज्यादा 4 मारने वाले टीम को विजेता घोषित किया गया। और बढ़ते अगली खबर पर, विधानसभा में आज फिर बजट अभिभाषण पर बहस होगी, जिसमें एक बार फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट बहस पर सदन में सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। बजट बहस के जवाब के दौरान गहलोत एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोल सकते हैं। बजट में जो क्षेत्र कवर होने से रह गए हैं उनके लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके बाद सदन में अनुदान की मांगों पर 17 जुलाई से 26 जुलाई तक चर्चा होगी, जिसके बाद 17 विभागों की अनुदान की मांगें सदन से पारित होंगी। तो विधानसभा में आज बहस के आसार नजर आ रहे हैं। बजट सत्र में आज फिर से बहस होगी और हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं बजट अभिभाषण पर। और आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बजट बहस पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। बजट बहस के जवाब के दौरान गहलोत एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोल सकते हैं। बजट में जो क्षेत्र कवर होने से रह गए हैं उनके लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके बाद सदन में अनुदान की मांगों पर 17 जुलाई से 26 जुलाई तक चर्चा होगी। और अब बात हरियाणा गैंग की, जिससे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शिकंजे में ले लिया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े एक महिला सहित 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 3 युवकों को मुक्त कराया है। यह रिपोर्ट देखिए। जगह मालवीय नगर जयपुर, वारदात कार लूट। जी हां, शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिलती है कि मालवीय नगर इलाके से कुछ बदमाशों ने कार लूट ली है। साथ ही 3 युवकों को किडनैप भी कर लिया है। खबर मिलते ही जयपुर पुलिस फौरन एक्शन में आती है। पुलिस को एक्शन में देख कार लुटेरे तीनों युवकों को रास्ते में उतार कर कार लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक युवक का मोबाइल कार में ही छूट जाता है और फिर जब पुलिस लोकेशन ट्रेस कर वहां पहुंचती है तो वो भी सन्न रह जाती है। सबसे बड़े किडनैपर्स गैंग का खुलासा। पकड़ में आया हरियाणा का किडनैपर्स गैंग। जी हां, जिसे कार लुटेरा समझ पुलिस पकड़ने आई थी वो हरियाणा का किडनैपर्स गैंग निकला, जिसने आंध्र प्रदेश, मुंबई और बीकानेर से 3 युवकों का अपहरण किया था। बकायदा बगरू टोल के पास इस गिरोह ने शंकरा रेजिडेंसी के फ्लैट में किडनैप किए गए युवकों को कैद करके रखा था।
जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हो गया। ये बंधक बना रखे हैं, इनमें एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक बीकानेर का है और एक त्रिचूर उधर का बताते हैं। वो 1 महीने से थे या कितने दिनों से थे वो पूरा पूछताछ के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हमें जानकारी रात को ही मिली है सर। पिछले 2 महीने से हरियाणा के इस किडनैपर्स गैंग ने इस फ्लैट को अपना ठिकाना बना रखा था। इस फ्लैट में किडनैप किए गए लोगों को बंधक बनाकर रखा जाता था, फिरौती के लिए टॉर्चर किया जाता था। रात को सूचना मिली थी कि एक कोई वर्ना गाड़ी थी, उसको बदमाश हैं वो छुड़ा के ले गए हैं। उस सूचना के आधार पे पुलिस यहाँ तक पहुंची और उसके बाद में हमने आगे का ऑपरेशन चलाया। लेकिन आखिरकार पुलिस की दबिश के बाद हरियाणा गैंग का हौसला टूट गया। पुलिस ने पहले एक बदमाश को गिरफ्तार किया और फिर एक एक कर एक महिला सहित 9 लोगों को शिकंजे में ले लिया। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। उम्मीद है पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। वहीं बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ितों से बात की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। की वेस्ट जिला पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इन्होंने 7 दिन से बंधक बना रखे 3 लोगों को, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश का, एक महाराष्ट्र का और एक बीकानेर का। इन 3 लोगों को पिछले 7 दिन से बदमाशों ने बंधक बना रखा था और उनकी उम्मीद ये थी कि इनसे अगर पैसा नहीं मिला तो इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने इस समय एक बेहतर काम किया और यही कारण है कि आज तीनों के तीनों ये तीनों जो विक्टिम है यहाँ पर थाने के सामने है, मीडिया के सामने है। हालांकि जिस प्रकार से इनको 7 दिन तक प्रताड़ना दी गई थी उससे साफ जाहिर था कि इन लोगों के बचने की कोई उम्मीद सामने नहीं दिख रही थी। मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद जी, किस तरीके का वाकया था? आप बीकानेर से भी आते हैं और यहाँ पर किस तरीके का वाकया देखने को मिला था? आपके साथ क्या हुआ? सर जी, मेरा फ्रेंड है लुफ्तान, इसने बोला बीकानेर से जयपुर आजा, मैं आपको मिलवाता हूँ सुमित भाई से। मैं आ गया, फिर इन्होंने मेरे को यहाँ से उठाया, रूम पे ले गए। ज़्यादा मारपीट नहीं किया इन्होंने मेरे साथ में, सिर्फ 1 दिन मारा और छोड़ दिया। बाकी का ज़्यादा मारपीट लुफ्तान के साथ भी किया। लुत्फान शेख साहब, कितना आपके साथ तो बर्बरतापूर्ण इनके नाखून, आप एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएंगे किस तरीके के हालात इनके साथ में किए थे। प्लास से जगह इनके शरीर को नोच दिया गया और इनसे प्रेशर बनाया गया कि ये जल्द से जल्द पैसा जिनसे जो इनसे उम्मीद थी वो पैसा इन तक मिल सके। तो लुत्फान साहब, किस तरीके से हालात रहे? 7 दिन कैसा बीता आपका? सबसे बेकार थी ये मेरे ज़िंदगी के 7 दिन, सबसे बेकार 7 दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने मारा, सब कुछ किया, लेकिन वो खाना बराबर हमको टाइम पे देते थे, जो लगता था दवा देते थे और जो वो खुद खाते थे वो हमको भी खिलाते थे वो, और बराबर हमारा सब कुछ करते थे। बस इतना था क्या, छोड़ने की हमको कोई आस नहीं थी कि ये छोड़ देंगे, क्योंकि वो डेली बोलते थे कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। उन्होंने मेरे को लगा वही दिन दवाई करे, अच्छे से दवाई ववाई करी, इंजेक्शन दिया, सब कुछ किया, खाना पीना सब अच्छे से खिलाते थे वो। कि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस जिस भी स्तर पर अपना काम कर रही है वो एक बेहतर तरीका था और यही कारण रहा कि 3 बंधकों को उन्होंने सकुशल छुड़ा लिया और इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त आपको अपडेट देते सोलन हादसे से जुड़ी आपको बता दें कि अब तक 6 जवानों समेत 7 की मौत हो गई है और राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। 23 जवानों समेत कुल 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे का जायजा लेने जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर और सोलन में कुम्हार हट्टी के पास बारिश से ढहा था ढाबा और सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ, होमगार्ड, सेना दमकल विभाग की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका। कुम्हार हट्टी नाहर मार्ग यातायात के लिए बंद किया गया है। तो ये अपडेट आपको बता दें कि सोलन हादसे से जुड़ी हुई 6 जवानों समेत 7 की मौत हो चुकी है अब तक और राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। 23 जवानों समेत कुल 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे का जायजा लेने सीएम जो जयराम ठाकुर है वो जाएंगे और सोलन में कुम्हार हट्टी के पास बारिश से आपको बता दें कि ये ढाबा ढहा था और सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एनडीआरएफ, होमगार्ड और सेना दमकल की विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। कुम्हार हट्टी नाहर मार्ग यातायात के लिए बंद किया गया है। तो ये दर्दनाक हादसा कल हुआ था और इसमें अब तक 6 से 7 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें
6 जवान शामिल हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। आपको बता दें कि 23 जवानों समेत कुल 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और इस हादसे का जायजा लेने के लिए और सीएम जयराम ठाकुर लगातार हो रही तेज बारिश के बाद हिमाचल के सोलन में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। कुमारहट्टी के एक 3 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई। इमारत की नींव खिसक गई और इस हादसे में सेना के 30 जवानों के समेत 37 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव का कार्य भी शुरू किया। प्रशासन भी राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचा। 3:30 की बात होगी, वो पता मेरे छोटे वाले बेटे को होगा जी। जिस वक्त में हमारे को पता चला, फिर हमने ना टाइम देखा सर ना कुछ नहीं, फिर हम ऐसे ही दौड़े कि भाई बिल्डिंग गिरी है, भाई मेरे बच्चे दबे, मम्मी जल्दी जाओ, मेरे बेटे ने बोला। जब आवाज़ आई तो मैं उस टाइम पे सो रही थी और जैसे ही मैं ऊपर आई यहाँ पे बहुत धुआं देखा कि सारी बिल्डिंग गिर गई है और मतलब इसमें बहुत सारे लोग थे, कम से कम 35 के अराउंड लोग होंगे। जनता ने काफ़ी हेल्प की है। उसके बाद आर्मी वाले आगे थे, एनडीआरएफ वाले आगे। बिल्डिंग गिर गई, 4 मंजिला बिल्डिंग थी, आर्मी वाले लोग थे इसमें काफ़ी, वो मे भी शायद आउटिंग के लिए आए हुए थे और बस वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई सारी और उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ होने का भी है अंदाज़ा। जो इसकी ओनर की वाइफ थी वो डेड है जी, ठीक है, और एक डेड बॉडी अभी तक इन्होंने निकाल दी है यहाँ से। एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई और मलबे में दबे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस दौरान सेना के एक जवान और एक स्थानीय महिला की मौत होने की खबर आई। 30 जवान और 7 सिविलियन, और ये 3 मंजिला भवन था वहाँ पर, और रोड के साथ में जो है रेस्टोरेंट उसमें चलता था, ढाबा जैसा। बारिश हो रही थी और बारिश के कारण जो है वो भवन जो है ध्वस्त हो गया, उसकी नीचे से उसकी जो फाउंडेशन ही निकल गई। 2 लोग उसमें जो है जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसमें एक आर्मी का जवान भी है और एक सिविलियन है। सीएम जयराम ठाकुर व्यक्तिगत रूप से घटना की निगरानी कर रहे हैं और सीएम ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पहले तो वजह इसकी तलाशनी पड़ेगी, वो भवन ध्वस्त कैसे हुआ है, कब बना था और क्या नियमों के अनुसार बना था। इन सारी चीज़ों को देख करके एक जांच के लिए हम आदेश कर ही रहे हैं और उसके बाद ही मुझे लगता है कि उचित होगा उस पर कुछ कहना। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस बात से दुखी हैं और बरसात के मौसम में जो है वो ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने बेशक जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार जो है इससे कोई सबक नहीं लेते। अब जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद क्या रिपोर्ट आएगी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ये जो है लापरवाही और लालच से जुड़े मामले, क्योंकि जहां आपको परमिशन 3 मंजिल की है, वहाँ 6-6 मंजिलें 7-7 मंजिलें आपको नज़र आती है और नियमों को ताक पे रह के जो है ये भवन निर्माण हो रहे हैं। बहरहाल इस हादसे ने एक बार फिर से सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस इमारत की नींव कमजोर थी। 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ढाबा था, ऊपरी मंजिलों में होम स्टे चल रहा था। ये इमारत सड़क के साथ बिल्कुल सटा हुआ था, दूसरी तरफ ढलान थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस इमारत को नीमों को ताक पर रख के बनाया गया था। अब सवाल ये भी है कि प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठा है। हर बार हादसे के बाद जांच होती है, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट पर सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई क्यों होती है। सोलन से रणवीर सिंह के साथ न्यूज़ 18 हिमाचल। और तो न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि ये हादसा कैसे हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार और आखिर ये इमारत क्या नियमों को ताक पे रख के बनाया गया था। बारिश से अचानक कैसे ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई, क्या मजबूत नहीं थी नींव। ऐसे कई सवाल हैं न्यूज़ 18 जो उठा रहा है। और जिस तरह से आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन में जिस तरह से ये बिल्डिंग गिर गई है और इसमें कई लोग दब गए और कई जानें भी चली गई हैं,
जाहिर है इससे सवाल उठना लाजमी है और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मजबूत नहीं थी नींव और क्या नियमों को ताक पे रख के इस इमारत को बनाया गया था? क्यों, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? और बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बिजली के पोस्ट से टकराई पिकअप, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। महुआ हिंडौन मार्ग पर यह हादसा हुआ है। चालक को नींद आने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। गोवर्धन परिक्रमा देकर ये श्रद्धालु लौट रहे थे तो दौसा में यह भीषण सड़क हादसा, जिसमें आपको बता दें कि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और ये लोग, आपको बता दें कि महुआ हिंडौन मार्ग पर यह हादसा हुआ है और चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। गोवर्धन परिक्रमा देकर ये श्रद्धालु लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो दौसा से ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। महुआ हिंडौन मार्ग पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। और चूरू में सरदार शहर पुलिस की हिरासत में चोरी के आरोपी युवक नेमीचंद की हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी युवक की मौत के बाद अब पुलिस पर उसकी भाभी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। सरदार शहर पुलिस थाना अधिकारी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। तो एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है, एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नेमीचंद मौत मामले में जो ये पुलिस सवालों के घेरे में आई है। आपको बता दें कि आरोपी युवक की मौत के बाद अब पुलिस पर उसकी भाभी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। सरदार शहर पुलिस थाना अधिकारी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। अपने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पीड़िता के पर्चा बयान पर कल रात को सरदार शहर में एफआईआर हो गई है और इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी एक लेडी ऑफिसर कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी ऑन है। पर्चा बयान के बेसिस पे तत्कालीन एसएचओ सरदार शहर और 5-6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ 376 आईपीसी और SC/ST एक्ट में एफआईआर हुई है। और हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। कुछ पुलिस पर, कुछ सरकार पर और कुछ आप पर भी। सवाल ये कि आखिर भीड़तंत्र को कानून का खौफ क्यों नहीं? राजस्थान में ये क्या हो रहा है? हेड कांस्टेबल को पीट पीट कर मार डाला। भीड़ तंत्र पर क्यों नहीं कानून का खौफ? राजस्थान में कहां है कानून का राज? गहलोत जी, आपके प्रदेश में हो क्या रहा है? दुख और क्षोभ की बात है कि भीम क्षेत्र में यह दुखद घटना हुई और अपने एक कर्तव्यपरायण अधिकारी चला गया। मुझे बहुत पीड़ा है। इसे जाबाज हेड कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो नियमित में जो अपनी जो देती है पैकेज देता, उसके अलावा विशेष पैकेज, राज्य सरकार के अलावा विशेष पैकेज मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा और इनको शहीद का दर्जा और इनके बच्चों को शिक्षा, जब तक बालिग नहीं हो जब तक शिक्षा, और रहने के लिए इनके पास मकान नहीं है, इनके लिए एक मकान की व्यवस्था जहाजपुर में या भीलवाड़ा में या जहाँ कहीं भी हो, एक सरकारी निवास इनको अलॉट किया जाए। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, एक परिवार आपसे गुहार लगा रहा है। एक परिवार आपसे न्याय की आस लगाए बैठा है। एक परिवार जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जो अपने परिवार का कमाऊ पूत था, महज 45 साल में ही भरा पूरा परिवार छोड़ दुनिया को अलविदा कहने को मजबूर हुआ। अब उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। देख लीजिए
मुख्यमंत्री जी, ये आपके ही प्रदेश की तस्वीर है जहां भीड़ ने हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी को पीट कर मार डाला। बताइए इनकी गलती क्या थी? ड्यूटी ही तो निभाने गए थे। भीम थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी एक मामले की जांच के लिए हमेला की बेर गांव गए थे। जब अब्दुल गनी बाइक से लौट रहे थे तो अज्ञात लोगों ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी की मौत हो गई। एक अनुसंधान के क्रम में हेड कांस्टेबल जो है हमारे वो वहाँ पर अनुसंधान करने गए थे, नक्शा मौका बनाने व बयान लेने के लिए मौके पे गए थे। वहाँ पर जब कार्रवाई पूरी की, उन्होंने कार्रवाई पूरी करके जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने उनको घेर करके कुछ लोगों ने उनके ऊपर वार। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।